आधी रात का समय था और अधीश एक अनजान शहर में एक रहस्यमयी मीनार के सामने खड़ा हुआ था। न सिर्फ खड़ा था बल्कि मंत्र मुग्ध सा उसकी ओर देख रहा था कि अचानक वातावरण में बदलाव होने लगा। आसमान में चांद रक्ताब हो उठा और चांदनी एक खूनी लाल रंग में रंग गई। प्रज्वल पर दबाव बढ़ता ही जा रहा था। दूसरी ओर चौथे राजकुमार द्वारा भेजा गया मांत्रिक ईलेश अधीश को खोज रहा था। यदि इसी समय अधीश से उसकी मुठभेड़ हो गई तो क्या अधीश इस मुकाबले के लिए तैयार था? यह प्रज्वल में हो रहा बदलाव अधीश को प्रभावित करने वाला था। लाल मीनार और अधिक रहस्यमय दिखाई देने लगी थी, लेकिन अधीश के कदम न जाने क्यों उसकी ओर बढ़ते ही जा रहे थे। ये पूरा स्थान ही इस समय बहुत अजीब दिखाई दे रहा था। राजनगर के लोग इस नजारे के आदी हो गए थे। यहाँ तक कि रात के इस समय भी आसपास कुछ लोग आ जा रहे थे और सड़कों पर चहल पहल थी, लेकिन कोई भी इस अजीब दृश्य पर ध्यान नहीं दे रहा था। अधीश भीड़ के बीच में चला जा रहा था, लेकिन किसी का भी ध्यान उसकी ओर नहीं था। बहुत सारे लोग थे जो अधीश की तरह कपड़े पहने हुए थे, जिनमें से अधिकांश मांत्रिक ही थे। राजनगर में कई लोगों को तो अजीब रूप वाले शिखर मानवों को देखने की आदत भी हो गई थी, तो मांत्रिक तो उन्हें सामान्य ही दिखते थे। चलते चलते अचानक अधीश रुक गया। अब उसे कुछ याद आया कि वो क्या कर रहा था और उसे आगे नहीं जाना चाहिए। वो लाल मीनार के जितना करीब गया, उसकी जागरूकता में प्रज्वल की शक्ति उतनी ही बेचैन हो उठी, यहां तक कि वो धीरे धीरे स्पंदित होने लगा। अतीत में अधीश ने प्रज्वल को उत्तेजित करने की कितनी भी कोशिश की हो, वो इस तरह के बदलाव को प्रेरित नहीं कर सका था। यह स्पष्ट रूप से लाल मीनार का ही प्रभाव था। अधीश की भौहें तन गईं और उसने कुछ दूर स्थित लाल मीनार को ध्यान से देखा। वो और करीब नहीं गया। आखिरकार उसकी जागरूकता में प्रज्वल अस्थिर हो उठा था। अगर वो करीब गया तो कौन जानता था कि क्या होगा। फिर भी अधीश सोच रहा था कि अगर उसे मौका मिला तो वो मीनार के अंदर जाकर अच्छी तरह से देखना चाहेगा, लेकिन ये शायद असंभव था। सर्पदेव के अनुसार कई महान मांत्रिक ही यहाँ का हर काम नियंत्रित करते थे और कोई भी मीनार के अंदर घुसने की हिम्मत नहीं करता था। इसके बारे में भूल जाना चाहिए। यहाँ तक कि अगर लाल मीनार में कुछ शक्ति या खजाना है जो कि प्रज्वल से भी अधिक कीमती है, तो भी मेरे पास इसे पाने का कोई मौका नहीं है। अधीश ने अपना सिर हल्के से हिलाया, जिसके बाद वो मुड़ा और 8वें राजकुमार के महल की ओर वापस चला गया। अभी वो कुछ ही कदम चला होगा कि उसकी चेतना ने उसे इशारा किया और उसके भीतर खतरे की तीव्र भावना जाग उठी। आगे खतरा है। अपनी तीव्र दृष्टि से अधीश ने देखा कि भीड़ में एक लंबा पतला साधारण देखने वाला आदमी था जो अजीब तरह से मुस्कुरा रहा था। अधीश जरा भी नहीं झिझका और बेहद फुर्ती से वो तुरंत पीछे हट गया। उसकी शारीरिक विशेषताएं औसत मांत्रिक से कहीं बेहतर थी। उसने तेजी से प्रतिक्रिया दी। एक छलांग में उसने जल्दी से अपने और भीड़ में लंबे दुबले पतले आदमी के बीच एक अच्छी दूरी बना ली थी। एक सुरक्षित जगह पर पहुंचते ही उसने ध्यान से उस मांत्रिक को देखा और देखते ही एक बार फिर पवन दीप्ति की सहायता से अपनी जगह बदल ली। भीड़ में छिपा पतला लंबा आदमी मांत्रिक ईलेश था। वो इस बात से बिल्कुल भी चिंतित नहीं लग रहा था कि अधीश की गति कितनी तेज थी। पल भर में उसने अपना हाथ हल्के से उठाया। पवन तत्व की धाराएं तेजी से एक हो गई। हु हु हु। हवा के झोंकों ने तेजी से एक बड़े अदृश्य जाल का रूप ले लिया। अधीश तेजी से पीछे की ओर भाग रहा था, लेकिन अचानक उसे रुक जाना पड़ा। यदि वो थोड़ा और पीछे जाकर पवन के जाल से छूता तो तुरंत उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते। ये 6ठे स्तर का पवन प्रकार का मंत्र था। उसकी संगठन शक्ति अद्वितीय थी और इसमें बाध्यकारी गुण भी थे। अधीश ने एक गहरी सांस ली। वो समझ चुका था कि अब वो भाग नहीं सकता। उसने तुरंत एक मंत्र पढ़ा, अंध भवर। अधीश के इस मंत्र का दायरा तेजी से बढ़ रहा था। कुछ पलों के लिए ईलेश भी ठहर गया। फिर उसकी मन की शक्ति का उतार चढ़ाव उससे और भी अधिक उग्र हो गया। कुछ देर कोशिश करने के बाद अधीश का मंत्र नाकाम हो गया। ये देखकर अधीश भी घबरा गया। इसके मन की शक्ति बहुत अधिक है। मुझे यकीन है कि यह 7वें स्तर के शिखर पर है। ये आखिर है कौन? अधीश अंदर तक कांप उठा। आज तक उसके अंधेरी शक्ति के मंत्र अजेय ही साबित हुए थे और लगभग कोई भी उनका सामना करने में सफल नहीं हुआ था।
यहां तक कि शक्तिशाली 9वें मांत्रिक उदानी जैसा मांत्रिक भी इस मंत्र से डर गया था। रहस्यमय मांत्रिक ने अपना सिर उठाया और अधीश की ओर देखते हुए कहा, मैं 7वां मांत्रिक हूं इलेश। तो ये चौथे राजकुमार का काम है। वास्तव में अधीश ने पहले ही अनुमान लगा लिया था कि राजनगर में इस तरह के एक शक्तिशाली मांत्रिक को उसके पीछे वही भेज सकता है। वैसे भी उदानी ने अब तक चौथे राजकुमार को सब कुछ बता दिया होगा। चौथे राजकुमार के अधीन 9 प्रमुख मांत्रिक एक दूसरे से अधिक शक्तिशाली थे। उदानी शायद किसी कारण से कमजोर पड़ गया हो, लेकिन ये इलेश जो फिलहाल अधीश के सामने खड़ा था, निश्चय ही उदानी से अधिक शक्तिशाली था। 7वें मांत्रिक इलेश ने एक के बाद एक कदम उठाए। वो इत्मीनान से अधीश की ओर बढ़ रहा था। उसके चारों ओर बर्फीली ठंडक के तत्व उभर आए और उसके हर कदम पर बर्फ जमीन पर बिछ रही थी। उसने बड़े आराम से कहा, तुम्हारी अंधेरी शक्ति का जादू मेरे खिलाफ बेकार है अधीश। इलेश ने अपना सिर थोड़ा हिलाया, जिसके बाद उसकी आंखों में तेज रोशनी चमक उठी। उसके दोनों हाथों के एक झटके से ऐसा लगा कि आसपास का तापमान चरम सीमा पर गिर गया है। मध्य हवा में बर्फ की परतें दिखाई दी और वो बर्फीली परत अधीश की ओर बढ़ने लगी। अधीश का कोई भी रक्षा मंत्र इलेश के इस भयंकर मंत्र के सामने कारगर साबित होने वाला नहीं था। यहां से बचकर भाग निकलना ही एकमात्र उपाय था, लेकिन पवन जाल अब भी अधीश को घेरे हुए था। अधीश ने फिर एक बार पवन दीप्ति का सहारा लिया। संकीर्ण जगह में अधीश का शरीर लगातार आगे पीछे घूमता रहा। पवन दीप्ति की गति बहुत तेज थी, फिर भी 7वें मांत्रिक इलेश के जादू को चकमा देना आसान नहीं था। इलेश फिर हंसा। देखते हैं अब तुम कहां छिपोगे। तुम कुछ ही देर में मरने वाले हो। मांत्रिक इलेश ये देखते हुए भी कि अधीश लगातार यहां से वहां स्थान बदल रहा है, घबराया नहीं, बल्कि उसने अपने पवन प्रकार के मंत्र जाल को और मजबूत करना शुरू कर दिया। उसका घेरा संकरा होता चला जा रहा था। इस तरह के बंधक मंत्र में फंसने के बाद व्यक्ति की मृत्यु तय थी, फिर वो अधीश जैसा शक्तिशाली मांत्रिक ही क्यों ना हो। यहां उसकी कोई भी अंधेरी शक्ति उसके काम नहीं आने वाली थी। इस जाल के बीच में फंसने के बाद वो बाहर निकल ही नहीं पा रहा था, भले ही वो पवन दीप्ति की गति कितनी भी तेज थी। मांत्रिक इलेश की आंखें चौड़ी हो गईं। ऐसा लगता था जैसे वो अत्यधिक उत्साहित है। वो अधीश को अपने जाल में फंसाकर तड़पता हुआ देखना चाहता था। जाल कुछ और सिकुड़ गया। अधीश की स्थिति जल्द ही आसन्न मृत्यु की घोषणा कर रही थी, लेकिन न जाने क्यों अधीश बिल्कुल भी नहीं घबरा रहा था। उसने कहा, मांत्रिक इलेश, अगर आपको लगता है कि आप मुझे इस तरह मार सकते हैं तो आपने मुझे कम आंका है। अधीश ने एक गहरी सांस ली और एक पल में फैसला कर लिया। उसके पास पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वो इस लड़ाई में अब सिर्फ किसी भी तरह लड़ना चाहता था। उसके पास अभी भी अपनी सबसे बड़ी शक्ति थी। यदि वो सफल हो जाता है तो ये 7वें मांत्रिक इलेश को गंभीर रूप से घायल करने या मारने के लिए पर्याप्त होगा। अधीश चीख पड़ा, मृत्यु। एक धनुष से निकले तीर की तरह अधीश का पूरा अस्तित्व एक आश्चर्यजनक शक्ति के साथ इलेश की ओर उड़ गया। लेकिन इलेश जरा भी चिंतित नहीं था, क्योंकि वो जानता था कि अधीश मौत से लड़ रहा है। फिर भी उसके पास 6ठे स्तर का रक्षात्मक मंत्र था। एक पृथ्वी प्रकार का मंत्र तुरंत उनके सामने प्रकट हुआ, जो उसकी रक्षा कर रहा था। उसने नहीं सोचा था कि अधीश उसे तोड़ पाएगा। अपना रक्षा मंत्र डालने के बाद इलेश ने अधीश की ओर हाथ उठाया। बर्फीली हवा का एक झोंका उसकी ओर बह निकला। ये 6ठे स्तर का मंत्र किसी को भी कुछ ही पलों में जमा सकता था, लेकिन अधीश पर जैसे उसका कोई असर हुआ ही नहीं। इलेश ने देखा कि अधीश अभी भी लापरवाही से आगे बढ़ रहा था। अब वो थोड़ा घबराया, लेकिन वो कुछ भी कर पाता इससे पहले ही अधीश चिल्लाया, संगनित अग्नि मृत्यु। अधीश ने दोनों हाथ फैलाए। आग की तेज चमक के साथ उसके हाथों में मुट्ठी के आकार की सफेद लपटों की कुछ गेंदें दिखाई दी। अधीश थोड़ा और आगे बढ़ा और उसकी आंखें तेजी से चमक उठी। लपटों के कुछ गोले तेजी से बर्फीली हवा में फैल गए। सामान्य परिस्थितियों में जब आग की लपटें बर्फीली हवा से मिलती हैं तो बर्फ के कण पानी में बदल जाते हैं और आग की लपटों को बुझा देते हैं, खासकर तब जब वो बर्फ 6ठी श्रेणी के मंत्र से उत्पन्न हुई हो। इसकी शक्ति असाधारण होती है। लेकिन अधीश के मंत्र की लपटें बुझी नहीं, बल्कि वे और तेजी से जलने लगीं और आसपास की हवा को जलाने लगीं। आग की लपटों के कुछ गोले जल्दी से एक साथ प्रकट हो गए और इलेश की ओर बढ़ते ही उनकी गति कई गुना बढ़ गई। 7वें मांत्रिक इलेश ने अपनी आंखें थोड़ी सी खोल ली। जिस क्षण सफेद लपटों के गोले दिखाई दिए,
वो खतरे को भांपते हुए तुरंत अपने रक्षा मंत्र की शरण में आ गया। मांत्रिक इलेश की दिमागी शक्ति 7वें स्तर के शिखर पर पहुंच गई थी। इसी के माध्यम से मांत्रिक इलेश ने महसूस किया कि आग के ये गोले साधारण नहीं थे। लेकिन भले ही उसने खतरे को भांप लिया हो, मांत्रिक इलेश के पास बचने का अब कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि आग की लपटें बहुत तेज थीं। इसके अलावा अधीश उसके बहुत करीब आ चुका था। उसके शरीर के आसपास रक्षा कवच से टकराते ही आग की लपटें कुछ कमजोर पड़ गईं। मांत्रिक इलेश अब खुश था कि उसने पहले एक रक्षात्मक मंत्र पढ़ा था, नहीं तो वो अधीश के जाल में आ जाता। जोर से हंसते हुए इलेश बोला, अधीश क्या ये वास्तव में तुम्हारी अंतिम योजना है? ये केवल... लेकिन इससे पहले कि मांत्रिक इलेश बोलना समाप्त कर पाता, उसने देखा कि उसका रक्षा कवच तेजी से कांपने लगा था। आग की लपटों के छोटे छोटे गोले, जो अब तक कवच के बाहर उड़ रहे थे, अतुलनीय शक्ति के साथ अचानक फट गए। आग की लपटें सतह के साथ फैल गईं और तेजी से एक व्यापक और उग्र आग में बदल गई। कवच पूरी तरह खंडित हो चुका था और एक पल में इलेश की आकृति सफेद आग में डूब गई। हू! एक हवा चली और सफेद लपटें धीरे धीरे बुझने लगी। अधीश का चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया था। इससे पहले उसने अत्यधिक खतरे की स्थिति का सामना किया था। यदि इलेश इतना लापरवाह न होता तो यह कहना कठिन होता कि आखिर किसकी मृत्यु होगी। मेरी क्षमताएं अभी भी अपर्याप्त हैं, अधीश धीरे से बड़बड़ाया। उसने शुरू से सोचा था कि उसके भ्रामक मंत्र और अग्नि मंत्र स्पंदन के साथ मिलकर काफी मजबूत और शक्तिशाली हो जाते हैं, लेकिन आज के युद्ध ने उसे आईना दिखा दिया था। यदि इलेश अपने अति आत्मविश्वास के कारण छोटी सी लापरवाही ना करता तो अधीश के पास अपनी रक्षा का भी कोई तरीका नहीं था। वो अब खुद को शत्रुओं से घिरा हुआ महसूस कर रहा था। यदि पवन दीप्ति मंत्र उसके पास न होता तो वो इतनी देर इलेश के सामने टिका भी नहीं रह सकता था। इसके अलावा इलेश केवल 7वां मांत्रिक था। उसके ऊपर अभी भी 6ठा, 5वां और इसी तरह मांत्रिक थे जो अधिक शक्तिशाली थे। इस बार उसने इलेश की लापरवाही का फायदा उठाया था। अगली बार वो इतना भाग्यशाली नहीं होगा। ऐसा लगता है कि जितनी जल्दी हो सके पृथ्वी प्रकार के मंत्र का निर्माण करने का समय आ गया है, अन्यथा चीजें अच्छी नहीं होने वाली हैं। अधीश ने उस जमीन पर नजर डाली जहां आग की लपटों ने मांत्रिक इलेश को जलाकर राख कर दिया था। केवल एक अंगूठी बची थी। अधीश ने अंगूठी को उठा लिया और करीब से देखे बिना उसे तुरंत अपने बटुए में रख दिया। तभी एक भारी आवाज गूंजी, राजनगर में इस तरह खुलेआम युद्ध करने की हिम्मत कौन कर रहा है? मीनार का यह इलाका नगर का केंद्र था। नगर के रक्षक तुरंत ही वहां पहुंच गए। हालांकि ये सब साधारण श्रेणी के तात्विक थे, लेकिन कोई मांत्रिक भी इनकी अवहेलना नहीं कर सकता था। ये रक्षक लालगढ़ शाही परिवार की संपूर्णता का प्रतिनिधित्व करते थे। आवाज सुनते ही अधीश की रीढ़ की हड्डी में एक सुरसुरी दौड़ गई। क्या होने वाला था आगे? क्या अधीश इन रक्षकों के शिकंजे में आ गया था? जानने के लिए सुनते रहिए द मैजिशियंस सीक्रेट, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर।